अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 17 आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रीदिंग, ठीक है। व्हाट इज़ ब्रीदिंग? मैंने आपको बताया था द मूवमेंट ऑफ द एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ब्रीदिंग कहते हैं एयर का इन होना और हमारी बॉडी में से एयर का आउट होना। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दो फेजेस थे बेटे, एक था इंस्पिरेशन और एक क्या था? एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन या इनहिलेशन का मतलब क्या था? टेकिंग इन ऑफ एयर, एयर का हमारी बॉडी के अंदर जाना, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती थी, उसको हम लोग क्या कहते थे? इनहिलेशन कहते थे। इनहिलेशन में क्या कुछ होता था? मैंने पॉइंट वाइज आपको सब कुछ बताया। मेन पॉइंट्स हमने क्या पढ़े थे कि टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और इनहिलेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें डायफ्राम लोअर हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे, रिब रेज होंगी और रिब केज भी जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों कंट्रैक्शन की वजह से चेस्ट का वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटे? इंक्रीज हो जाएगा और एयर जो है वो लंग्स की तरफ मूव करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था सेकंड प्रोसेस दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन, यानी कि मूविंग द एयर आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि एयर का हमारी बॉडी में से, हमारे लंग्स में से जो आउट होना है, दैट इज नोन एज एक्सपिरेशन, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सहेल करना। जो चीज़ें, जो मैकेनिज्म हमने सारा इनहिलेशन में पढ़ा था, उसी का ऑपोजिट इस प्रोसेस में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करता है, ठीक है। रिब जो है वो लोअर हो जाती हैं, रिब क्रेज जो है वो इनवर्ट की तरफ मूव करता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटे? चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता था और जो एयर है वो बाहर की तरफ निकलती थी, इट फोर्स आउट ऑफ द लंग्स। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेट ऑफ ब्रीदिंग। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। The rate of breathing. Humans breathe 16 to 20 times per minute in normal condition, that is at rest. During exercise or hard job, muscles carry out cellular respiration at great rate, so more carbon dioxide is produced. The respiratory center in brain detects greater concentration of carbon dioxide in blood. It sends message to the muscles of ribs and diaphragm at greater speed. The speed of contraction and relaxation of these muscles increases, so the breathing rate increases up to 30-40 times per minute. छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, डैट इज रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब ब्रीदिंग क्या है? हमारा जो सांस लेना है, पूरा जो अमल है इन और आउट ऑफ द एयर, ठीक है। ये सारा जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ ब्रीदिंग कहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग जो इंसान है बेटे, वो 1 मिनट में 16 से 20 टाइम जो है वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट की बात यहाँ पे हो रही है नॉर्मल कंडीशन में, जब आपकी बॉडी बेटे रेस्ट पोजीशन पे हो, यानी कि आप यहाँ तो मतलब लेटे हों या आप सिटिंग पोजीशन में हों या स्लोली घर के जो हम काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे रूम में जाना, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब आप रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो कितना है? 16-20 टाइम्स पर मिनट। इसी तरह जब आप लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, यानी कि आपने रनिंग की या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप तेज़ वॉक कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो ब्रीदिंग रेट है हमारा वो 16 to 20 टाइम्स नहीं रहता, बल्कि वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। वो इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम में हमारे जो मसल्स हैं बेटे, वो क्या कर रहे होते हैं? मसल्स में सेलुलर रिस्पायरेशन शुरू हो जाती है जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो हमारा जो ब्रीदिंग का रेट है वो भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ब्रीदिंग का रेट जो है वो हाई हो जाता है, हमारे लंग्स की जो वर्किंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है।
तो रिस्पायरेटरी सेंटर, हमारे ब्रेन के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, रिस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट किस चीज़ को करता है कि इस टाइम ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। जब ब्रेन को ये सिग्नल चला जाता है, उसको पता चल जाता है कि इस टाइम ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो क्या करता है, वो हमारे जो मसल्स हैं रिब्स के और जो डायफ्राम है उनको मैसेज सेंड करता है और वो ग्रेटर स्पीड पे अपना सारा मैकेनिज्म करेंगे। यानी कि जो भी पूरा ब्रीदिंग का जो प्रोसेस था, अब वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो जो उसकी एक्चुअल रेट था, जो हमने पहले पढ़ा था, ब्रीदिंग का रेट था 16 to 20 टाइम्स, अब वो रेट जो है वो क्या हो जाना है, इंक्रीज़ हो जाना है। जो हमने दो प्रोसेस पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था इन्हीलेशन और एक हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलेशन पढ़ा था। ये दोनों प्रोसेस, इन्हेल करने का प्रोसेस और एक्सेल करने का प्रोसेस बेटे अब क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। यानी कि जो कंट्रैक्शन थी और जो रिलैक्सेशन थी रिब्स मसल्स की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ये सारे प्रोसेस इंक्रीज़ होते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और ब्रीदिंग रेट कितना इंक्रीज़ होता है, ब्रीदिंग रेट अप्रॉक्सीमेटली बेटे 30 to 40 टाइम पर मिनट हो जाएगा। यानी कि जो रेट स्पीड पे 16 to 20 टाइम्स पर मिनट था ना, अब कितना हो जाएगा, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। देखो अब डबल हो गया, 16 से 30 पे चला गया, 20 होगा तो किस पे चला जाएगा, 40 टाइम्स पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फिनोमेना था। हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रेट ऑफ ब्रीदिंग। आई होप बेटे कि आपको जो अब ब्रीदिंग का पूरा जो रेट था, इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेन पॉइंट्स दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो इंसान है, हमारा नॉर्मल जो ब्रीदिंग का रेट है वो कितना है, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट है, अगर कंडीशन नॉर्मल हो। नॉर्मल कंडीशन से यहाँ पे क्या मुराद है, अगर हमारी बॉडी जो है वो एट रेस्ट हो, जैसे मैं इस टाइम सिटिंग पोजीशन में हूँ या हम जो है लेटे हों या बैठे हों। ठीक है, तो रेस्ट पोजीशन पे रेट कुछ और होता है और जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो रेट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड बेटे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, उस दौरान हमारी सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन का यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई हार्ड जॉब करते हैं, जैसे हम तेज़ तेज़ वॉक कर रहे हों, कोई हम भारी वजनी चीज़ उठा रहे हों, तो उस केस में हमारे मसल्स के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब हमारे मसल्स में सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बेटे ब्लड में इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि हर सांस के साथ ही एक न्यूरॉन इनिशिएट होता है और वो न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन के अंदर एक रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, वहाँ पे एक मैसेज आएगा। ठीक है, मैसेज क्या जाएगा कि आपके ब्रेन को मैसेज आएगा ना, ब्रेन डिटेक्ट कर लेगा कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। अब ये ब्रेन के अंदर जो रिस्पायरेटरी सेंटर था वहाँ से बेटे एक मैसेज आएगा। किसको मैसेज आएगा, मसल्स जो हैं, रिब्स के जो मसल्स हैं, ठीक है, जो रिब्स के मसल्स हैं और जो डायफ्राम है, उनको एक मैसेज आता है रिस्पायरेटरी सेंटर की तरफ से कि वो जो हैं ग्रेटर स्पीड पे अपनी फंक्शनिंग करें। यानी कि उनकी जो कंट्रैक्शन की स्पीड है और जो इनकी रिलैक्सेशन की स्पीड है मसल्स की, वो क्या हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए। और जब उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो अल्टीमेटली जो ब्रीदिंग रेट है बेटे वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा ब्रीदिंग रेट कितना हो जाता है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। ये आपने याद रखना है, यही मैंने भी आपको पढ़ाया। अगर यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो बेटे आपकी बुक में यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, आपको इस टेबल पे ज़रा गौर करें। कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, ये आपको सारे फीचर्स बताए हुए हैं। इंस्पायर्ड एयर और ये एक्सपायर्ड एयर है, यानी कि जो हमने एयर इंस्पायर की यानी कि हमारी बॉडी के अंदर गई, और जो हमने एयर आउट ऑफ द बॉडी हमारी जो है मूव हुई, आउट ऑफ द लंग्स से जो एयर गई है। ऑक्सीजन की परसेंटेज जो अंदर गई वो कितनी थी, 21।
एक्सपायर्ड वो कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है, नाइट्रोजन है 79% ही इंस्पायर्ड एयर के थी, और हमने जो एक्सपायर की जो लंग से आउट हुई वो भी 79 की 79% ही है, क्योंकि हमारी बॉडी को नाइट्रोजन नहीं रिक्वायर्ड थी। इसी तरह वाटर वेपर्स हैं, टेम्परेचर है और डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने इस टेबल को एज इट इज़ बेटे लर्न करना है। ये टेबल आपके एमसीक्यूज़ में यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इस टेबल को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा बेटे, हमने यहाँ पे ब्रीदिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया, ब्रीदिंग बढ़ाया मैंने आपको। उसके बाद हमने उसके 2 फेजेस जो हैं वो स्टडी किए। फेजेस के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे रेट ऑफ ब्रीदिंग भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनहिलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन या इनहिलेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है उसके मार्क्स के ऊपर कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा डिफरेंस लिखे आओगे, अगर थोड़ा है तो आप जो है वो कम डिफरेंस लिखोगे। तो यहाँ पे बेटे आप लोगों की बुक में आप लोग अगर देखो तो खुद भी डिफरेंस लिख सकते हो कि इनहिलेशन का मतलब क्या है, यानी कि एयर का इन होना, एयर का हमारी बॉडी में आना, और एक्सेल करने का मतलब क्या है, मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। एक डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, एक एयर का इन होना है और एक एयर का आउट होना है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे रिब केज की क्या पोजीशन होती है, फिर यहाँ पे जो मसल्स हैं, रिब मसल्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है। फिर आपको डायफ्राम के बारे में मैंने बताया, लंग्स के प्रेशर के बारे में बताया। तो ये सारे डिफरेंस आपने इनहिलेशन और एक्सहेलेशन में लिखने हैं। तो बेटे मैं आप लोगों को इन दोनों में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों को राइट करवा देती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ ये डिफरेंसेस राइट कर लो, ताकि इन केस अगर आपके पेपर में ये आते हैं तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग ईजिली इसको राइट कर सको। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे यहाँ पे 3 कॉलम बना लें। एक साइड पे आप लोग लिख लें फीचर्स, जैसे मैं राइट कर रही हूँ उसी तरह राइट कर लो, फीचर्स लिख लो। यहाँ पे आप लोग क्या लिख लो, इनहिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या लिख दो, EXHALATION। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंसेस राइट करवा देती हूँ। आप लोग एज इट इज़ जो है वो डिफरेंस यहाँ पे राइट कर लेना जैसे जैसे मैं लिख रही। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक सिंपल फिनोमेना। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला डिफरेंस एयर का। ठीक है, कि एयर यहाँ पे क्या हो रही है बेटे, एक में हमने क्या पढ़ा था कि इन होना एयर का, और एक में हमने क्या पढ़ा था, आउट होना। तो यहाँ पे लिख लेंगे इनहिलेशन में या इंस्पिरेशन में हम लोग क्या लिख लेते हैं, टेकिंग इन ऑफ एयर, टेकिंग इन ऑफ एयर। और जब एक्सहेल करते हैं तब हम क्या करते थे, बताओ, मूविंग द एयर आउट, मूविंग द एयर आउट। और किसमें से आउट हो रहा था, आउट ऑफ लंग्स। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अच्छा, यहाँ पे फीचर मैंने क्या डिस्कस किया, एयर किया। आप लोग वैसे भी लिख सकते हो, टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। दूसरा फीचर जिसका हम यहाँ पे डिफरेंस बेटे अब मेंशन करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, दैट इज डायफ्राम, DIA। ठीक है, PHRAGM, डायफ्राम। इस केस में डायफ्राम क्या करता है, इनहेलेशन में कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स, वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, एंड फ्लैटन्स। जबकि एक्सहेलेशन के केस में क्या होता है बेटे, रिलैक्स करता है। क्या करता है, कौन रिलैक्स करता है, डायफ्राम की बात हम कर रहे हैं। इट रिलैक्सेस एंड, रिलैक्सेस में ई भी आता है, रिलैक्सेस एंड डूम्स अपवर्ड, यानी कि वो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिखोगे। फिर अगला हम लिख लेते हैं इंटरकोस्टल मसल्स की भी बात कर लेते हैं कि उन पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स जो
रिब्स के दरमियान में मसल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पे जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तो एक्सटर्नल मसल्स कंट्रैक्ट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सटर्नल मसल्स, ठीक है, क्या करेंगे, मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे। इस केस में क्या होता है बेटे, इंटरनल मसल्स, वहाँ पे आपने एक्सटर्नल शो किया था, यहाँ पे आप इंटरनल मसल्स में कंट्रैक्ट, क्लियर। अगला जो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी वो क्या करूँगी, रिब केज, जो पूरा हमारा रिब्स होती हैं सारी की सारी, जो कंबाइनली जब हम बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज। जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तो रिब केज जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, यानी कि लिफ्ट अप एंड आउट, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब इनहेलेशन का प्रोसेस होगा तो रिब केज क्या करेगा, इट मूव्स डाउन, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, एंड इन, और साथ ही अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी कि उसकी पोजीशन अंदर की तरफ हो जाएगी टुवर्ड चेस्ट कैविटी। नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे थॉरिक, यानी कि जो चेस्ट कैविटी है पूरा उसके वॉल्यूम की बात करेंगे, तो उसको हम लोग चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं, और साथ ही इसको हम लोग थॉरिक कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। थॉरिक वॉल्यूम यानी कि जो आपकी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है उस पर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, वो मैं आप बताऊंगी। यहाँ पे क्या होगा कि चेस्ट कैविटी जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है बेटे, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इट इंक्रीजेस। और इस केस में जो उसका वॉल्यूम है वो क्या होता है बेटे, इट डिक्रीजेस, CREASES, ये आप याद रखोगे। फिर हम क्या लिखते हैं, अगला जो फीचर हम यहाँ पे डिफरेंस लिख देंगे, डैट इज प्रेशर इन लंग्स, यानी कि लंग्स में जो प्रेशर है उस पे क्या होगा, इनहेलेशन के दौरान जो है प्रेशर जो है फॉल्स बिलो एटमॉस्फेयर, द एयर विल रश। यानी कि इस केस में बेटे जब इनहेलेशन होती थी तो आपको याद है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रेशर है लंग्स का इट बिकम लो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वो लो हो जाता है और एयर जो है वो एंटर होगी, ठीक है। आप क्या लिखोगे, लोअर प्रेशर विल बिकम लोअर, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही, आप लोग खुद लिखोगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एयर जो है एयर विल मूव इन, एयर जो है वो लंग्स के अंदर आएगी, ठीक है। जब आपका प्रेशर जो है लंग्स का वो लोअर हो जाता है तो एयर जो है इट विल मूव इन, ठीक है, यानी कि वो लंग्स के अंदर आएगी। और जब एक्सेल होता है, जब एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है उस केस में क्या होता था बेटे, वो उसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ था कि प्रेशर लो हो रहा था, अब प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो एयर क्या करती है, वो इट मूव्स आउट या पुश्ड आउट, एयर पुश्ड आउट। कहाँ से आउट होगी बेटे, पुश आउट फ्रॉम लंग्स, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से मेंशन करेंगे, क्लियर हो गया। तो ये कुछ मेन यहाँ पे डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको राइट करवाए, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और आपने एज इट ही सी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया। हमने यहाँ पे कौन कौन से फीचर लिखे, हमने यहाँ पे एयर लिखा, एक दफ़ा से उनको मैं सबको रीड आउट कर देती हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक लाइन लगा लो ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ पे इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉलम ये बना लेते हैं हम, इसी तरह से बेटे एक कॉलम आप लोग ये बना लो, ठीक है। 3 कॉलम्स आपने बनाए ना यहाँ पे, फीचर्स के, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के, ठीक है। यहाँ पे भी एक लाइन लगा लें, ठीक है। अब देखें, अब आपको इसकी क्लियरली समझ आ रही होगी। इस तरह से हमने एक यहाँ पे डिफरेंसेस लिख लिए और हमने इसको लाइंस भी लगा ली, ठीक है।
आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में ऐसे ही इसको उतार लो। एक दफ़ा से इसको रीड आउट कर देती हूँ, दोबारा से समझा देती हूँ, ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़े डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मैंने आपसे कहा कि आपके पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है और आपने इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहला फीचर हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा एयर। टेकिंग इन ऑफ एयर इज़ नोन एज इनहेलेशन वाइल मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। सेकेंड यहाँ पे डिफरेंस मैंने क्या आपको दिखाया, डायफ्राम के बारे में बताया कि जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तो डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट करेगा और फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट मतलब फ्लैट हो जाता है। जबकि जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है तो डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करेगा और वो अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, जो रिब्स के दरमियान में मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। जब आप इनहेल करते हो तो एक्सटर्नल मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे, इंटरनल मसल जो है यहाँ पे एक्सटर्नल है, यहाँ पे कौन से मसल्स हैं, इंटरनल मसल्स हैं। उसके बाद बेटे आपकी आती है रिब केज। रिब केज पे क्या इफेक्ट आता है, जब आप इनहेल करते हो तो रिब केज लिफ्ट अप एंड आउट, और इन केस ऑफ जब आप एक्सहेल करते हो तो इट मूव्स डाउन एंड इन, यानी कि वो नीचे हो जाते हैं और अंदर की तरफ आपका रिब केज जो है वो हो जाएगा। फिर आता है आपकी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम, उसको हम लोग थॉरिक वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। इनहेल जब आप करते हैं तो आपका वॉल्यूम चेस्ट कैविटी का क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि एयर अंदर जा रही होती है ना, तो एल्वोलाई के अंदर एयर फिल हो जाती है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब हम लोग एयर आउट करते हैं, क्योंकि एयर निकल जाती है, तो हमने पढ़ा था तो क्या हो जाएगा, जब एयर निकल जाएगी तो बेटे वो जो एल्वोलाई थे उनका वॉल्यूम फिर कम हो जाता है। तो इस पूरे केस में जो चेस्ट कैविटी है, जो थॉरिक वॉल्यूम है, वो क्या हो जाता है, जब आप एक्सहेल करते हो तो वो डिक्रीज होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रेशर इन लंग्स। जब आप इनहेल करते हैं उस केस में क्या होता है कि पहले आपके लंग्स का प्रेशर जो है वो लो होता है। जब आपके लंग्स का प्रेशर लो होगा तो एयर जो है वो अंदर जाएगी लंग्स में। जब आप एक्सहेल करोगे तो लंग्स का प्रेशर जो है बेटे वो क्या होता है, उस टाइम बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, राइज होता है, तो एयर जो है वो आपके लंग्स में से पुश्ड आउट हो जाती है, यानी कि निकल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे बेटे इन दोनों प्रोसेस में जो ह्यूमन बींग्स में हो रहे थे। ये सारे के सारे डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवाया है। इसको एज इट इज़ ही आपने अपनी नोटबुक पे उतार लेना है और इसको ऐसे ही आपने याद करना है। ये पेपर आपके ये जो क्वेश्चन है ना डिफरेंसेस वाला, तो ये आपके पेपर में आ सकता है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई है, शायद आपको समझ उसकी ना आई हो, एक दफ़ा दोबारा समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा रिब केज, और रिब केज यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तो बेटे रिब्स आपकी रेस करती हैं। रेस करने का मतलब क्या होता है, रिब्स जो है वो हमारी ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। जब रिब्स ऊपर की तरफ जाती हैं उसकी वजह से रिब केज जो है वो क्या करता है बेटे, एक्सपैंड करता है। क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ये बात आप याद रखोगे। तो आई होप कि आपको ब्रीदिंग का पूरा टॉपिक, ठीक है, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग किस तरह से हो रहा है, उसका रेट क्या है, वो सारा कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 डिटेल से बताया। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।